नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम TGT PGT की तैयारी में हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। ऑप्शन है 4, 5, 7, 3। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, उसके आधार पर सैंधव सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व 2400-1700 तक निर्धारित होती है। लगभग 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही और इसका स्रोत है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वो थे। ऑप्शन है गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गेहूं और कपास की खेती। गेहूं और कपास की खेती, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा ये प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो परवर्ती संस्कृति में आए। और गेहूं की 2 प्रजातियां ट्रिटिकम और कम्पैक्ट्स तथा स्पोरोकोकस थीं। इनकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है और इस संदर्भ में मुख्यतः कपास का वर्णन रुचिकर है। सूत और इसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे। ऑप्शन है पत्थर, चीनी मिट्टी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन या ताम्र। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था जिसमें चूना या अभ्रक मिलाया जाता था। तो हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोग्य थे। बर्तन विभिन्न प्रकार के थे, सादे या पुते हुए या चित्रात्मक। अधिकतर जो भांड सादे थे जो लाल मिट्टी के बने थे और खुले में पकाए जाने के कारण वे लाल हो जाते थे, जिन पर बहुधा लाल या भूरी पट्टियां बना दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। लोथल और चरहूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। ऑप्शन है जहाज निर्माण, मन का उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग या धातु कर्म उद्योग। तो इसका राइट आंसर है मन का उत्पादन। इसका राइट आंसर है मन का उत्पादन। चहूदड़ो और लोथल में मनके बनाने के कारखाने थे। इन मनकों को बड़ी मेहनत से बनाया जाता था और वांछित आकार देने के फलस्वरूप इन पर पॉलिश की जाती थी। फिर इनमें छेद किया जाता था जिससे इनमें धागा डाला जा सके। तो लोथल और चहूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, मन का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। ऑप्शन है राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र, शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो इसका राइट आंसर होगा शासन व्यवस्था अज्ञात है। सैंधव नगरों की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता है। इस संबंध में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का शासन सुदृढ़ दुर्गों द्वारा होता था।
इन दुर्गों में केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे और संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। तो इसका राइट आंसर है शासन व्यवस्था जो अज्ञात है, पता नहीं है अभी कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल की कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। तो इसका राइट आंसर है पुराण। पुराण ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार 4 भागों में बांटा जाता था। वेदों की संहिताएं, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक ग्रंथ, नंबर 4 उपनिषद। इसके अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मुंडक, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये अथर्ववेद में लिखित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू, श्राप, वशीकरण आदि विषयों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है थेर, महाकाश्यप, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर है महाकाश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध के प्रवचन का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और दीघनिकाय। इसका राइट आंसर होगा सुत्त पिटक। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद सुत्त पिटक ग्रंथ का अंग है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है, जो पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। इसके कुछ अन्य ग्रंथ इस प्रकार, उसके कुछ अन्य ग्रंथ हैं, वो कौन से हैं? वो है पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पंकवत्थु और थेर गाथा एवं जातक। धम्मपद को बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अशोक, मीनांडर, कनिष्क और हर्ष। तो इसका राइट आंसर है कनिष्क। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। वे कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 जो महाकाव्य तथा अंतिम नाटक ग्रंथ है, यानी कि बुद्धचरित्र और सौंदरानंद
सौंदरानंद ये तो महाकाव्य हैं, और शारीपुत्र प्रकरण ये एक नाटक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ऑप्शन है डायोनिशियस, डाइमेकस, मेगास्थनीज और डायोडोरस। तो इसका राइट आंसर होगा डायोनीसियस। इसका राइट आंसर है डायोनीसियस। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का दूत डायोनीसियस था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसके अतिरिक्त मेगानस्थीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तथा डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस को अशोक एवं बिंदुसार दोनों के समकक्ष माना जाता है। इसका राइट आंसर है डायोनीसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, व्यवहार में संयम, सभी के साथ समान व्यवहार, पापों से भय। इसका राइट आंसर है पापों से भय। पापों से भय अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, क्योंकि अशोक दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करती हैं। इन्हें हम कह सकते हैं अपासिनवे, बहुकायनदी, दया ने सचे और सोचे माव देव साधनवेच, और धम्म अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण करने वाला है वो बहुकयाने है, दया है, दान है, ये सत्यवादिता है, पवित्र ये सोच ये है, और मृदुता है, साधवे है, ये साधुता है। और अशोक लोगों को अहिंसा का उपदेश देता था और सबके साथ उचित व्यवहार तथा संयम का भी उपदेश देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? ऑप्शन है धौली और जौगढ़, सहबाजगढ़ी और सौपारा, मास्की और भाब्रू, और मानसेहरा और गिरनार। तो इसका राइट आंसर है धौली और जौगढ़। धौली और जौगढ़। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख हुआ और इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मारे गए। तो कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्थल और स्पर्श किया। तो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए। धौली तथा जौगढ़ पृथक विज्ञापनों या शिलालेखों के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उपरोक्त ए और बी, या कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ए और बी, यानी कि केरल और तमिलनाडु। भारत के वर्तमान प्रांत केरल तथा तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं थे। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपाणी के नाम बताता है। ये सभी तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य के बाहर थे। चोल राज्य में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर का क्षेत्र था और पांड्य राजा में मदुरा, रामनाद तथा तिरुनेलवेली के जिले सम्मिलित थे। केरलपुत्र राज्य में दक्षिण मालाबार क्षेत्र था और सतियपुत्र की पहचान संदिग्ध है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।